तो इस कहानी की शुरुआत होती है चैंग नाम के एक गैंगस्टर को दिखाते हुए, जो इस शहर के बाकी गैंगस्टर के बीच एक जाना पहचाना चेहरा है। अपनी फाइटिंग स्किल और रेबेलियन एटीट्यूड की वजह से इस शहर के बाकी गैंगस्टर इससे डरते भी हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। इस शहर में ऐसे कम ही गैंगस्टर है जिन्होंने कभी किसी की हत्या की हो, लेकिन चैंग का नाम इस लिस्ट में शामिल है क्योंकि उसने सबसे कम उम्र में इस काम को अंजाम दिया था। आज वो यहाँ किसी माफिया बॉस का फ्यूनरल अटेंड करने के लिए आया था, लेकिन असल में चैंग का इरादा यहाँ रोना धोना या किसी को सांत्वना देना नहीं था, बल्कि वो यहाँ अपने किसी टारगेट को खत्म करने के लिए ही आया था। इसके बाद जब यहाँ के ज्यादातर लोग बिजी थे और कोई भी इस बात को लेकर चौकन्ना नहीं था कि यहाँ कोई कांड होने वाला है, तभी अचानक से चैंग अपनी गन निकालकर अपने उस टारगेट माफिया को शूट कर देता है। इस शूट आउट से ये माफिया यहाँ मौके पर ही मारा जाता है और यहाँ मौजूद इन लोगों के बीच इतनी ज्यादा दहशत फैल गई थी कि चैंग बिना किसी परेशानी के आराम से यहाँ से जाने लगता है। लेकिन इस शहर की एक पुलिस टीम भी यहाँ नजर रखने के लिए आई हुई थी और इस टीम का बॉस है कैप्टन जोरो, जो पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत दमदार और ईमानदार आदमी माना जाता है। फिर पुलिस वाले जब उसका पीछा करने लगते हैं तो बाकियों से बचकर भागने में तो वो कामयाब हो जाता है, लेकिन कैप्टन जोरो भी उसी की तरह ही चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला था। तो आखिरकार वो एक जगह जाकर चैंग को पकड़ने में कामयाब होता है। इन दोनों के बीच यहाँ जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है क्योंकि इन दोनों की ही मार्शल आर्ट स्किल कमाल की थी। लेकिन अगर बात किया जाए इन दोनों के बीच के कंपेयर की, तो जाहिर है कि चैंग की फाइट स्किल कैप्टन जोरो से बेहतर है और इसी वजह से जोरो को थोड़ा बहुत पीटने के बाद चैंग उससे बचकर भागने में कामयाब होता है। लेकिन कैप्टन जोरो भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था, इसलिए वो दोबारा से चैंग का पीछा करते हुए उस तक पहुंच ही जाता है। यहाँ हमें एक बार फिर से इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है और जोरो भी इस बार चैंग की ठीक ठाक पिटाई कर पाता है। लेकिन चैंग जोरो के मुकाबले ज्यादा यंग और फुर्तीला था और इसी वजह से वो इस बार भी कैप्टन जोरो पर भारी पड़ता है। फिर किसी तरह इस ईमानदार पुलिस वाले से निपटते हुए चैंग यहाँ से बचकर भागने में कामयाब होता है और इस घटना के बाद से चैंग अब कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं रहा, बल्कि उसकी गिनती अब ताइवान के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में होने लगी है। इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें 4 साल बाद का समय दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि चैंग आज भी जिंदा है और ताइवान में ही किसी जगह पर छुप के रह रहा है। किम नाम की एक लेडी डॉक्टर उसे फोन करके बताती है कि तुम्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल आना होगा क्योंकि अभी कुछ ही घंटों बाद तुम्हारी ग्रैंड मदर के ट्यूमर का ऑपरेशन होने वाला है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि चैंग इस समय अंडरग्राउंड है और इस लेडी डॉक्टर के अलावा कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद जब चैंग उस हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर अब इस दुनिया में नहीं रही, यानी कि उनके ऑपरेशन से कुछ देर पहले ही वो चल बसी। चैंग के लिए उसकी ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन थी क्योंकि उनके अलावा इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं था और चैंग के माँ बाप तो काफी पहले ही मर चुके थे। इसलिए उनकी मौत की खबर से चैंग इतना ज्यादा दुखी था कि वो अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाता और वहीं हॉस्पिटल में ही रोने लगता है। अब क्योंकि चैंग इस देश का एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, तो इस हॉस्पिटल में ज्यादा देर तक रुकना उसका सेफ नहीं था। इसलिए डॉक्टर किम उसको मिलने के लिए हॉस्पिटल के पास बने किसी फूड स्टॉल पर बुलाती है। फिर यहाँ डॉक्टर किम उसे वो बैग देती हैं जो उसकी दादी मरने से पहले उसके लिए छोड़ कर गई थी। चैंग जब इस बैग को खोलकर देखता है तो इसके अंदर काफी सारे पैसे और एक पिंक कलर की वॉच रखी हुई थी। ये वही वॉच है जो चैंग ने लास्ट टाइम अपनी दादी को गिफ्ट करी थी, इसलिए उनकी यादों को हमेशा अपने साथ रखने के लिए चैंग उस वॉच को पहन लेता है। इसके बाद डॉक्टर किम चैंग को उसके मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट दिखाते हुए बताती है कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही बुरी खबर है और यहाँ हमें पता चलता है कि चैंग को स्टेज 4 का लंग कैंसर है और डॉक्टर के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो बचपन से ही चेन स्मोकर रहा है। फिर चैंग उससे पूछता है कि मेरे पास अभी कितना समय बचा हुआ है, तो किम उसे बताती है कि तुम्हारे पास शायद अब 3 महीने ही बचे हैं जिंदा रहने के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वालों तक भी चैंग की ग्रैंड मदर के मरने की खबर पहुंच चुकी थी और इसीलिए कैप्टन जोरो डॉक्टर किम से पूछताछ करने के लिए यहाँ आया हुआ है। जोरो की काफी कोशिशों के बाद भी डॉक्टर किम उसे चैंग के बारे में कुछ नहीं बताती और उसके सामने वो ऐसे पेश आती है जैसे कि मानो चैंग को जानती तक नहीं। असल में डॉक्टर किम को ऐसा लगता है कि अभी 3 महीने बाद तो चैंग वैसे ही मरने वाला है, तो वो नहीं चाहती कि अपनी बची हुई जिंदगी वो किसी जेल में काटे। इसके बाद हम चैंग को किसी चाइनीज टाइप के टेम्पल में देख पाते हैं जहाँ वो अपने गॉड से ये कह रहा था कि उसे नहीं पता कि अब आगे क्या करना चाहिए, इसलिए वो चाहता है कि अब गॉड ही उसे आगे का रास्ता दिखाएं। वो जानना चाहता था कि क्या उसे अपनी लाइफ खत्म कर लेनी चाहिए या फिर ऐसे ही कैंसर के साथ जीते हुए 3 महीने तक अपनी मौत का इंतजार करना चाहिए। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जितनी बार भी उसने अलग अलग तरह से इस चमत्कारी डाइस को फेंका तो हर बार उसके गॉड की तरफ से यही इंडिकेशन था कि चैंग को अभी जिंदा रहना चाहिए और हो सके तो किसी खास मकसद के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। फिर अगले दिन कुछ ऐसा होता है जिससे चैंग को अपनी जिंदगी का वो मकसद भी मिल जाता है। वो अपने किसी काम से एक बैंक में जाता है और वहाँ की दीवार पर लगे पोस्टर को ध्यान से देखने लगता है। इस पोस्टर के अंदर इस देश के 3 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के फोटो छपे हुए थे। इसमें पहले नंबर पे जो क्रिमिनल था उसका नाम था लीलू और दूसरे नंबर के क्रिमिनल का नाम था होंकी। लेकिन यहाँ तीसरे नंबर का क्रिमिनल कोई और नहीं बल्कि चैंग खुद ही था। ये देखते ही उसके दिमाग में कुछ ठनठनाने लगता है और वो समझ जाता है कि उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल चुका है।
इस पोस्टर में छपे फोटो के मुकाबले फिलहाल चैंग का हुलिया थोड़ा अलग है, इसलिए यहाँ कोई भी आसानी से उसे पहचान नहीं पाता। इसके बाद वो अपने पुराने किसी गैंगस्टर दोस्त से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पर चैंग उसे अपनी जिंदगी का वो मकसद भी बताता है कि वो चाहता है कि 3 महीने बाद मरने से पहले वही इस देश का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बने और इसके लिए उसे जल्द से जल्द पोस्टर पर छपे बाकी उन दोनों क्रिमिनल्स को मारना होगा। चैंग का ये दोस्त जानता था कि ये उल्टी खोपड़ी का आदमी है, इसलिए वो चैंग को उसके इस पागलपन के बारे में कोई ज्ञान नहीं देता। फिर अगले दिन वो डॉक्टर किम के क्लिनिक पर पहुंचकर उन्हें उनके बच्चे का बैग और कुछ सामान दिखाते हुए कहता है कि चैंग ने उसके बच्चे को किडनैप कर लिया है। डॉक्टर को ये बात पता थी कि ये आदमी थोड़ा सा पागल है, लेकिन इतना ज्यादा ये किम ने कभी नहीं सोचा था और इसीलिए ना चाहते हुए भी डॉक्टर किम को उसकी मदद करने के लिए तैयार होना पड़ता है। इसके बाद चैंग उसके सामने अपनी उस आखिरी इच्छा को बताता है कि किस तरह वो मरने से पहले इस देश का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बनना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे बाकी के बचे दोनों क्रिमिनल्स को मारना होगा और इसी काम के लिए उसे डॉक्टर किम की मदद चाहिए। चैंग को उसके गैंगस्टर दोस्त ने ही बताया था कि डॉक्टर किम उन दोनों क्रिमिनल्स के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर जानती होगी। किम उसे बताती है कि आज से कुछ महीने पहले क्रिमिनल नंबर 2 यानी कि हॉन्की का इलाज उसने ही किया था और आज भी उस आदमी को पेन किलर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन उन दवाइयों को लेने के लिए वो खुद उसके पास नहीं आता, बल्कि वो इस काम के लिए अपने ही गैंग की किसी यंग लड़की को भेजता है। उस लड़की का नाम है माए और दुनिया की नजर में दिखाने के लिए तो वो एक सैलून चलाती है। इसके बाद चैंग किम से उस क्रिमिनल नंबर 1 यानी कि लीलू के बारे में पूछता है। किम कहती है कि पुलिस वालों की तरह मैं भी उसके बारे में कुछ खास नहीं जानती, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि वो आदमी एक शैतान है। आज से 1 साल पहले उसकी माँ इस हॉस्पिटल में एडमिट थी। उस समय उसने अपने बेटे लीलू के लिए एक आखिरी लेटर लिखा था। इसके बाद किम चैंग को वो लेटर पकड़ाते हुए कहती है कि शायद इस कागज से तुम्हें लीलू के बारे में कुछ सुराग मिल सके। ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद चैंग अपना वादा पूरा करता है और वो तुरंत ही डॉक्टर किम के बेटे को उसके हवाले कर देता है। इसके बाद चैंग इस शहर की किसी खास लोकेशन पर एक होटल रूम रेंट पर लेता है। असल में ये जगह हॉन्की के छुपने का अड्डा थी, जिसके बारे में उसे डॉक्टर किम ने बताया था। यहाँ से चोरी छुपे वो हॉन्की और उसके लोगों पर नजर रखने लगता है। कुछ घंटों बाद हॉन्की अपने आदमियों के साथ आज किए गए मर्डर को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आता है। यहाँ चैंग की नजर माए नाम की उस लड़की पर भी पड़ती है, जिसे डरा धमकाकर हॉन्की ने उसे अपने यहाँ काम पर रख रखा था। इस पार्टी में चल रहे दृश्यों को देखने के बाद चैंग इतना तो समझ जाता है कि ये आदमी भी उसकी तरह थोड़ा बहुत साइको ही है। फिर अगले दिन चैंग माए के सैलून पर एक कस्टमर बन के जाता है। माए को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो बहुत ही अच्छे से उसका वेलकम करती है। लेकिन इससे पहले कि यहाँ बालों की कटिंग और सेटिंग शुरू हो पाती, तभी अचानक से हॉन्की अपने आदमी के साथ वहाँ पहुंच जाता है। इसके बाद वो माए को साइड करके ब्लेड अपने हाथ में लेता है और बड़े ही सफाई से चैंग के सामने खुद को एक बार्बर जैसा दिखाता है। लेकिन चैंग भी एक मजा हुआ खिलाड़ी है, तो वो उसे यूं अचानक से अपने सामने देखकर जरा भी नहीं डरता। इसके बाद हॉन्की उसके साथ जिंदगी और मौत की बहुत ही खतरनाक टाइप की बातें करने लगता है। असल में हॉन्की को चैंग के बारे में पहले ही पता चल चुका था और वो ये भी जानता है कि चोरी छुपे ये आदमी हम पर नजर रख रहा है। हॉन्की का इरादा तो यहाँ चैंग को मारने का ही था, लेकिन उससे पहले कि वो और उसके आदमी कुछ कर पाते, तभी अचानक से किसी छोटे मोटे केस के चक्कर में पुलिस वाले यहाँ हॉन्की और उसके लोगों से पूछताछ करने के लिए आ जाते हैं। हॉन्की के यहाँ से जाने के बाद माए चैंग को समझाती है कि वो हॉन्की पर नजर रखना छोड़ दे और अगर जिंदा रहना है तो आगे से कभी भी इस सैलून में दोबारा ना आए। इसके बाद जब चैंग अपने होटल रूम में पहुंचता है तो इस कमरे की हालत देखकर वो समझ जाता है कि हॉन्की अपने आदमी के साथ यहाँ आया था, इसलिए वो तुरंत ही इस होटल को छोड़कर अपना सारा सामान अपनी कार की डिग्गी में ही रख लेता है। चैंग ने ये फैसला कर लिया था कि वो आज रात ही हॉन्की को खत्म कर देगा। इसके लिए वो सबसे पहले अपने कैंसर की मेडिसिन लेता है और इसके बाद अपने मिशन को अंजाम देने के लिए सीधा हॉन्की के अड्डे पर पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचकर वो सबसे पहले हॉन्की के पर्सनल ड्राइवर को मार देता है। फिर इसके बाद वो हॉन्की को निपटाने के लिए उस घर के अंदर जाता है। हॉन्की को भी उसके आने का पता पहले ही लग चुका था और इसीलिए वो भी अपनी तरफ से ठीक ठाक तैयारी में था। इस घर के अंदर माए की हालत को देखकर हमें समझ आता है कि वो अपनी मर्जी से हॉन्की के साथ नहीं रहती, बल्कि हॉन्की ने उसे जबरदस्ती बंधक बना के रखा हुआ है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन जोरो भी इस बिल्डिंग के बाहर पहुंच चुका है। इन दोनों मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को एक साथ यहाँ देखकर उसके लिए तो मान लो जैसे लॉटरी ही लग गई थी। जोरो भी अपनी टीम के साथ उन लोगों का पीछा करने लगता है, लेकिन थोड़ी बहुत देर की इस भाग दौड़ के बाद हमें पता चलता है कि जोरो यहाँ हॉन्की को पकड़ने में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था, बल्कि उसका असली टारगेट सिर्फ और सिर्फ चैंग ही था। असल में आज से 4 साल पहले चैंग के हाथों मिली हार को वो आज तक भूल नहीं पाया और इसी वजह से वो चैंग को एक अपराधी के साथ साथ अपना दुश्मन भी समझने लगा है। तो एक बार हमें फिर से इन दोनों जांबाज फाइटर्स के बीच एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी जोरो उसके सामने कुछ खास टिक नहीं पाता और इन दोनों के बीच की फाइट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि आखिर में कैप्टन जोरो का पैर भी टूट जाता है, जिस वजह से अब वो चैंग का पीछा नहीं कर पाएगा। इसके बाद चैंग फिर से अपने उस असली टारगेट हॉन्की का पीछा करने लगता है। काफी देर तक चली इस भाग दौड़ के बाद आखिरकार चैंग उसे एक वेयर हाउस के पास पकड़ लेता है। चैंग की तरह ही हॉन्की की भी मार्शल आर्ट स्किल काफी अच्छी थी, जिस वजह से वो चैंग को इस फाइट में काफी तगड़ी टक्कर देता है। लेकिन काफी देर तक चली इस फाइट में आखिरकार चैंग उस पर भारी ही पड़ता है।
फिर हॉन्की को खत्म करने के बाद माए से मिलने के लिए चैंग वापस उसके घर पर जाता है। माए भी इस बात को जानती है कि इस जगह पर रुकने में बहुत खतरा है, इसलिए वो चुपचाप चैंग की बात मानकर उसके साथ चल देती है। फिर इसी रात चैंग हॉन्की के बाकी बचे खास लोगों को भी मार देता है, जो फ्यूचर में कभी माए के लिए परेशानी बन सकते थे। पूरी रात की ड्राइविंग के बाद ये दोनों सुबह सुबह किसी बीच के पास पहुंचते हैं। माए चैंग को उसे हॉन्की से बचाने के लिए शुक्रिया कहती है और उसे ये भी बताती है कि किस तरह हॉन्की उसे बंधक बनाकर उसके ऊपर अत्याचार किया करता था। इसके बाद चैंग उसे अपनी कार देकर यहाँ से वापस जाने को कहता है और साथ ही साथ वो माए से पुलिस स्टेशन जाकर हॉन्की के मर्डर की रिपोर्ट करने को भी कहता है, ताकि इससे क्रिमिनल वर्ल्ड में चैंग का स्टेटस और ज्यादा अपग्रेड हो सके। फिर अगले सीन में हम चैंग को उसके जख्मों की मरहम पट्टी करते हुए देख पाते हैं। इसी दौरान वो टेलीविजन भी देख रहा था, जहाँ हर न्यूज चैनल में उसकी और हॉन्की की ही खबर चल रही थी। ये देखकर उसके मन को काफी सुकून भी मिल रहा था और साथ ही साथ वो खुद के ऊपर बहुत गर्व भी महसूस करता है। लेकिन अभी भी चैंग का मकसद पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि इस देश का पुराना मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लीलू अभी भी जिंदा है। तो अपने आखिरी बचे टारगेट को खत्म करने के लिए चैंग इस शहर से दूर किसी खास जगह पर पहुंचता है। इस जगह के बारे में चैंग को उस लेटर से ही क्लू मिला है, जो उसे आखिरी मुलाकात में डॉक्टर किम ने दिया था। यहाँ पहुंचकर वो ये लेटर डेस्क पर बैठी किसी लड़की को देता है। इसके बाद ये लोग कोरियर करने के लिए चैंग को एक असाइनमेंट देते हैं। असल में इस डब्बे के अंदर लीलू की माँ की अस्थियां थी और इन्हीं चीजों को चैंग को एक खास एड्रेस पर पहुंचाना है। इसके बाद चैंग जब ये सारी चीजें लेकर उस एड्रेस पर पहुंचता है तो वो देखता है कि ये जगह एक प्रकार की मिशनरी है, जहाँ एक खास तरह का कल्ट चलाया गया था। ये लोग चैंग का अच्छे से वेलकम करते हैं और उसे खाने के लिए कुछ देते हैं। कुछ घंटे बाद बाकी लोगों की तरह चैंग को भी एक बड़े से हॉल में ले जाया जाता है और यहाँ पर हम इस मिशनरी के मेन लीडर को देख पाते हैं। ये आदमी एक तरह का उपदेशक है, जो अपने फॉलोअर्स को अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताता है। इस लेक्चर को सुनते समय अचानक से ही चैंग की तबीयत बिगड़ने लगती है और जब वो उल्टियाँ करता है तो उसके मुंह से ब्लैक कलर का लिक्विड निकलता है। इसके बाद ये लोग चैंग को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। यहाँ डॉक्टर उस मिशनरी के लीडर को बताता है कि चैंग को असल में कैंसर है और वो मुश्किल से कुछ ही महीनों का मेहमान है। इसके बाद वो लीडर चैंग को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो आज ही इस मिशनरी को ज्वाइन करके इन लोगों के साथ आ जाए और बदले में वो अपनी शक्तियों से चैंग को पूरी तरह से ठीक कर देगा। लेकिन चैंग तो यहाँ किसी और ही इरादे से आया था, इसलिए वो इस मिशनरी लीडर की बातों में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लेता। इसके बाद जब चैंग इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो वो उस मिशनरी लीडर के पास जाकर अपने यहाँ आने की असली वजह बताता है। लेकिन यहाँ चैंग को पता चलता है कि लीलू तो कुछ साल पहले ही मर चुका है। अपने अंतिम दिनों में उसने भी ये मिशनरी ज्वाइन करके अपने द्वारा किए गए पापों को धुलने की कोशिश की थी। इसके बाद वो चैंग को लीलू की कब्र भी दिखाता है। तो कुल मिलाकर चैंग का मकसद अब पूरा हो चुका था और अपनी बिगड़ती हुई तबीयत को देखते हुए वो फैसला करता है कि वो भी इस मिशनरी को ज्वाइन करके अपने बचे कुछ दिन इसी जगह पर बिताएगा। इसके बाद एक रिचुअल के माध्यम से उसे ये मिशनरी ज्वाइन करवा दिया जाता है और कुछ दिन बीत जाने के बाद जब दोबारा से उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है तो यहाँ ये चमत्कार देखने को मिलता है कि चैंग का कैंसर अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। चैंग के लिए ये सब कुछ किसी चमत्कार से कम नहीं था और इसीलिए अब वो भी इस मिशनरी की प्रेयर्स में यकीन करने लगा था। फिर खुद को एक अच्छा मिशनरी भक्त बनाने के लिए वो अपनी सारी पुरानी चीजों का त्याग करता है। उसके ज्यादातर कपड़ों और सामानों को जला दिया जाता है। उसकी ग्रैंड मदर के पैसे और घड़ी को वो मिशनरी के लीडर को दे देता है और उसके आखिरी बचे सामान यानी कि उसकी गन को वो एक गड्ढा खोदकर कहीं पर दफना देता है। फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही सब कुछ अच्छे से चलता रहता है और अब चैंग को भी इन लोगों के काम करने के तरीके पर पूरा यकीन हो चुका था। लेकिन फिर एक दिन जब शहर से कुछ नए लोग इस मिशनरी में आए हुए थे तभी अचानक से उपदेश के समय एक छोटा बच्चा वैसे ही काले रंग की उल्टी करने लगता है, जैसा आज से 1 महीने पहले चैंग के साथ हुआ था। इसके बाद जब ये लोग इस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो यहाँ पर इस मिशनरी के बाकी लोगों की बातें सुनकर चैंग को ये पता चल जाता है कि ये सब कुछ उस मिशनरी लीडर की ही चाल है। ये लोग जानबूझकर हर नए इंसान को खाने में कुछ ऐसी चीजें खिलाते हैं जिससे कुछ ही घंटों बाद वो काले रंग की उल्टियां करने लगे और ये डॉक्टर भी इन मिशनरी वालों के साथ मिला हुआ था। चैंग यहाँ देखता है कि किस तरह ये डॉक्टर इस बच्चे की माँ को एक फर्जी सा एक्सरे दिखा के बेवकूफ बना रहा है। चैंग को याद आता है कि उसके साथ भी ठीक ऐसा ही किया गया था। असल में ये सब कुछ मिशनरी वालों की ही चाल थी अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। ये औरत भी इन लोगों की बातों में आ जाती है और फिर अगले ही दिन वो इस मिशनरी को ज्वाइन करके अपने द्वारा इकट्ठा की गई सारा पैसा और ज्वेलरी इन मिशनरी वालों को सौंप देती है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब चैंग को भी इस मिशनरी के फ्रॉड के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। फिर अगले दिन जब उस बच्चे की माँ को एक रिचुअल के द्वारा इस मिशनरी के साथ जोड़ा जा रहा था तभी अचानक से चैंग वहाँ पहुंचकर इन लोगों से ये फर्जीवाड़ा रोकने को कहता है और फिर यहाँ से ये मिशनरी लीडर अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है। चैंग अब तक लड़ाई झगड़े से दूर एक सीधा साधा आदमी बन चुका था और इसी वजह से ये लोग उसे आसानी से मार पीट कर एक जगह जिंदा ही दफना देते हैं। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद चैंग अपनी एक कब्र खोदकर बाहर आ जाता है। अब तक तो चैंग को ये रियलाइजेशन हो चुका था कि उसके साथ धोखा हुआ है और इस मिशनरी का लीडर एक फ्रॉड आदमी है जो लोगों को बेवकूफ बना रहा है और इसीलिए वो अपना इंतकाम लेने के लिए अपनी दफनाई हुई उस गन को भी बाहर निकाल लेता है।
इसके बाद वो सीधा लोकी की कब्र के पास जाता है और फिर जब वो इस कब्र को खोदकर इसके अंदर का ताबूत खोलता है तो अचानक से ही उसे ये सारी कहानी समझ आ जाती है। ये कब्र असल में खाली पड़ी थी और यहाँ पर रखी एक फोटो को देखकर वो समझ जाता है कि असल में उस मिशनरी का लीडर ही मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लीलू है। तो अब समय आ चुका था कि चैंग अपना बदला लेने के साथ साथ ताइवान का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भी बने। इसके बाद वो सीधा उस मेडिटेशन हॉल में पहुंचकर उस मिशनरी लीडर के ऊपर गोली चला देता है। इसके बाद वो वहां मौजूद लोगों को इस आदमी की सारी सच्चाई बताते हुए इस फ्रॉड को रोकने के लिए कहता है, लेकिन ये लोग अभी भी चैंग की बात मानने को तैयार नहीं थे। तो आखिर में चैंग उस मिशनरी लीडर को जान से मार देता है और इसके बाद वो उस आदमी के कुछ ऐसे फॉलोअर्स को भी मारता है जो उसके मरने के बाद इस मिशनरी को आगे चलाने का दम रखते थे। चैंग का मकसद अब काफी हद तक पूरा हो चुका था। उन दोनों मोस्ट वांटेड को मारने के बाद अब वो ताइवान का नंबर 1 क्रिमिनल बन चुका था। तो फिलहाल अब चैंग के पास करने के लिए कुछ खास बचा नहीं है और इसीलिए वो फैसला करता है कि वो वापस शहर जाके अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। इसीलिए जब वो शिप में था तो पहले ही कैप्टन जोरो को फोन करके अपने आने की खबर दे देता है। इसके बाद जब ये जर्नी कंप्लीट करके वो हार्बर पहुंचता है तो बिना किसी लड़ाई झगड़े के अपने आप को पुलिस वालों के हवाले कर देता है। जोरो देखता है कि चैंग की आंखों में एक गजब का सुकून है। इस समय तक यहाँ मीडिया वाले भी पहुंच चुके थे तो चैंग उनके सामने अपने हाथों को हिलाते हुए कहता है कि उसे अपने होने के तरीके पर गर्व है। इसके बाद जब ये मामला कोर्ट में चलता है तो उसकी ब्रुटैलिटी के कारण चैंग को मौत की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद जब वो जेल में था तो एक दिन उससे मिलने के लिए डॉक्टर किम यहाँ पर आती है और यहाँ पर इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस रिवील होता है। डॉक्टर किम चैंग से कहती है कि तुम्हें किसी भी तरह का कोई कैंसर नहीं है और सच कहूँ तो मैंने तुमसे झूठ कहा था। मुझे हमेशा से ही क्रिमिनल से नफरत रही है, लेकिन ना चाहते हुए भी डर की वजह से मुझे उनका इलाज करना पड़ता है। मैंने तुमसे उस समय झूठ इसीलिए कहा ताकि तुम अपनी बची कुची जिंदगी में सुधार करते हुए खुद को पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन तुम तो चैंग एक बहुत बड़े वाले आइटम निकले। तुमने अपने लिए एक ऐसा मकसद चुना जो जाने अनजाने में पुलिस और सोसाइटी के लिए काफी हेल्पफुल था। इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे उस झूठ के कारण न सिर्फ तुमने खुद को पुलिस के हवाले किया बल्कि तुमने उन दोनों मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को भी मार दिया। चैंग को मृत्यु दंड देने से एक दिन पहले उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, जिसपे चैंग कहता है कि वो मरने से पहले एक बार माय नाम की उस लड़की से अपनी शेविंग करवाना चाहता है। फिर कैप्टन जोरो किसी तरह से ढूंढ ढांड के माय को यहाँ पर लेकर आता है। माय को यहाँ देखकर चैंग के चेहरे पर जो खुशी थी उससे पता चलता है कि शायद वो माय को पसंद करने लगा था। माय भी उसे एक मसीहा की तरह मानती है क्योंकि यही वो इंसान है जिसने उसे हॉन्की के कब्जे से आजाद करवाया था। इसके बाद जब वो चैंग की शेव करती है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि चैंग को भी इस जिंदगी के खत्म होने का थोड़ा बहुत अफसोस तो है। इसके बाद माय के यहाँ से जाने से पहले उसे चैंग का बचा हुआ सारा सामान दे दिया जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चैंग भी यही चाहता था और फिलहाल उसकी नजर में माय ही एक ऐसी इंसान थी जिसको उसके जीने मरने से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। फिर इसके बाद वो दिन आता है जब चैंग को मौत की सजा दी जानी थी। चैंग को यहाँ जहर का इंजेक्शन लगा के मारा जाएगा, इसीलिए डॉक्टर उसे इससे पहले बेहोश होने की दवा देना चाहता था, लेकिन चैंग उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं होश में रहते हुए खुद अपनी आंखों से अपनी मौत को होते हुए देखना चाहता हूँ। फिर मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि चैंग ने हंसते हंसते इस मौत को स्वीकार किया है और उसके चेहरे की हंसी और आंखों में सुकून को देखकर पता चलता है कि उसे अब अपनी जिंदगी से कोई भी गिला या शिकवा नहीं रहा। और ऐसे ही एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पर समाप्त होती है।